इंग्लैंड अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा, आर्थिक मंदी, इस तरह के जितने भी संकट जो किसी देश में नहीं आने चाहिए, वो सब देश को घेरे बैठे थे। तबाही के कागार पे था, ऐसा माना जा रहा है। क्वीन मैरी द फर्स्ट, तो जो शासक इतना बायस था, इतना कास्टेड समय था, उसको गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कहा गया। इन्होंने 300 लोगों को जिंदा जला दिया, लेकिन वहाँ से एक नए इंग्लैंड का उदय हुआ। एज ऑफ एलिजाबेथ, गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया। ऐसे कौन से लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस समय की, कौन सी लिटरेरी हस्तियाँ थी, उनके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इंग्लैंड जिसने पूरे विश्व पे राज किया, उस पे एक समय ऐसा आया कि वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इंग्लैंड में जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा, आर्थिक मंदी, इस तरह के जितने भी संकट जो किसी देश में नहीं आने चाहिए, वो सब देश को घेरे बैठे थे। तो उस टाइम के जो शासक थे वो भी बेपरवाह किस्म के शासक थे, उनको कुछ ज़्यादा देश से लेना देना नहीं था। और वो शासक थी क्वीन मैरी द फर्स्ट। और क्वीन मैरी द फर्स्ट जो हैं, ये वही क्वीन मैरी द फर्स्ट हैं जिनको द ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है। और इनको द ब्लडी मैरी इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने 300 लोगों को ज़िंदा जला दिया, सिर्फ इसलिए कि वो प्रोटेस्टेंट थे। उनमें कुछ महिलाएं, 60-70 महिलाएं भी शामिल थीं, उनको इन्होंने ज़िंदा जला लिया। तो जो शासक इतना बायस था, इतना कास्टिस्ट था, या फिर आप बोल सकते हो भेदभाव करने वाला था, तो उस देश के हालात कैसे होंगे आप ये गेस कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि एक ये जो टाइम था, इस टाइम पे क्रिटिक्स ने माना है कि देश जो था वो तबाही के कागार पे था, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वहाँ से एक नए इंग्लैंड का उदय हुआ, वहाँ से इंग्लैंड ने कम बैक किया। और कैसे किया, यही हमारा आज का टॉपिक है। और ये जो एज है जिसके हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसको कहेंगे हम द एज ऑफ एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ द फर्स्ट वो क्वीन थी जिन्होंने देश को वो इंग्लैंड, उसकी रूपरेखा बनाई, उसकी नींव रखी, जिसको हम आज का इंग्लैंड कह रहे हैं। ये वही इंग्लैंड है जिसको हम आज जानते हैं। ये वही इंग्लैंड जिसने पूरे विश्व पे कॉलोनाइज करके पूरे वर्ल्ड को अपना गुलाम बनाया, और इसकी नींव रखी थी क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने। होता ये है कि जो 16वीं शताब्दी का पहला जो फर्स्ट हाफ है, उसमें काफ़ी जो ट्यूडर डायनेस्टी थी उनका जो राज था काफ़ी अच्छा नहीं रहा। इसमें आप हेनरी द 8th कह लो, एडवर्ड सेकंड बोल लो, या फिर ये क्वीन मैरी हैं, ये सब जो हैं, इनका राज जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है। इनके जो शासनकाल था ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा। तो इसकी डेथ के बाद अब नेक्स्ट जो थी 1658 में क्वीन एलिजाबेथ को बनाया गया नेक्स्ट मोनार्क ऑफ द इंग्लैंड। और उस समय उनकी एज थी सिर्फ 25 वर्ष की, और यहाँ से इन्होंने देश संभाला, और ऐसा संभाला कि वो जो समय था उसको गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कहा गया, गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस समय की, कौन सी लिटरेरी हस्तियाँ थी, उनके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें। तो बात करेंगे द एज ऑफ एलिजाबेथ की। एज ऑफ एलिजाबेथ जो हम काउंट करते हैं, इसको हम काउंट करेंगे 1558 से लेकर 1625 तक। और इसको जैसे मैंने पहले ही बताया, एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि उनके कामों की वजह से ये फेमस हुई। और इस एज का जो नाम है वो एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम से के बाद रखा गया, क्योंकि उनका योगदान कुछ ऐसा था कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब क्या चैलेंजेस थे जब
क्वीन एलिजाबेथ ने शासन पाठ संभाला तो उनके लिए क्या चैलेंजेस है? सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में। और ये सबसे बड़ा चैलेंज था, और ये दोनों मिलके कोर्ट का निर्माण करते थे। तो दोनों पार्टीज जो थी वो कोर्ट में मौजूद होती थी। तो अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो ये शासन करने के लिए सही नहीं था। तो इस पे क्वीन ने काम किया। क्वीन ने क्या किया, दोनों पार्टीज़ को फेवर किया और उनको अपने ट्रस्टेड काउंसलर्स में रखा और दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दी। साथ ही साथ क्या हुआ कि जब अरमाडा को हराया गया, अरमाडा की जो जीत हुई स्पेन के ऊपर इंग्लैंड ने की, इससे क्या हुआ, नेशनल सेंटीमेंट्स की एक वेव चल पड़ी और उससे कंट्री मैन जो थे वो आपस में एक यूनिटी की तरफ चल पड़े और उन्होंने पैट्रियटिज्म जो उन्हें भर चुका था। और इससे क्या हुआ कि वो जो हावी था उन पे रिलीजन, उसका जो असर था वो कम हो गया था और ये गया रानी एलिजाबेथ के फेवर में। और इससे क्या हुआ, जो ये ओल्ड एज, जो ये रिलीजियस टॉलरेंस का जो इशू था, इतना कॉन्फ्लिक्ट था, ये सेटल होता हुआ दिखा। और साथ ही इंटेलेक्चुअल लिबर्टी बढ़ी। जब इंसान का दिमाग फ्री हुआ रिलीजन्स के डर से, परसिक्यूशन से और इन सारी चीज़ों से, तब उसने मूव किया वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी की तरफ से। तो ये इंटेलेक्चुअल लिबर्टी के लिए अच्छा था। इससे ग्रोथ शुरू हुई पूरे इंग्लैंड की। और ट्रैवलिंग जो थी वो हिस्सा बन गई थी लर्निंग का एक अब। और जब ट्रैवलिंग शुरू हुई तो ट्रैवलिंग से ट्रेड भी साथ में बढ़ा। तो क्लासिकल लर्निंग की तरफ से भी इनका ध्यान जो है आकर्षित हुआ। जितने भी लिटरेरी पीपल थे तो उनका ध्यान क्लासिकल लर्निंग की तरफ भी गया, इसलिए इसको रिवाइवल क्लासिकल लर्निंग भी कहा जाता है। और ये सारा सब जो ये सारे घटनाक्रम था, इसने मौका दिया किसको, लिटरेरी एक्टिविटीज़ को ग्रो करने के लिए। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी साथ साथ शुरू हो गई जब ट्रैवलिंग के साथ ट्रेड शुरू हो गया। और जो रैपिड इंक्रीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, ये सारा इन सब ने मौका दिया एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ करने का। साथ ही साथ इंग्लैंड ने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी कर ली। तो इससे क्या हुआ, सोशल कंटेंटमेंट का समय भी आ गया। जब सोशल कंटेंटमेंट आती है तो साथ तब ध्यान जाता है हमारा लिटरेरी वर्ल्ड की तरफ, इंटेलेक्चुअल्स की तरफ। सोशल कंटेंटमेंट जो वो उसने इस चीज़ को भी बढ़ावा दिया, लिटरेरी ग्रोथ ऑफ इंग्लैंड को भी। और लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्या हैं, इन पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो क्वीन एलिजाबेथ, वो खुद आर्ट की काफ़ी शौकीन थी, आर्ट और लिटरेचर की। और उन्होंने लिटरेचर को और आर्टिस्टिकल जितने भी एक्टिविटीज़ उनको बढ़ावा देने में काफ़ी काम किया। वो खुद एक अच्छी डांसर थी, एक टैलेंटेड म्यूजिशियन थी और उसकी वजह से उनका जो है इधर रुझान काफ़ी था। और यही एक कारण था कि ये जो इरा है इसमें लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पीक पे पहुंची। विलियम जे लाउ ने इस एज को कंपेयर कर दिया किसके साथ, एज ऑफ पेरिकल्स ऑफ एथेंस। एथेंस में जो एज ऑफ पेरिकल्स से उससे कंपेयर किया, या फिर एज ऑफ अगस्टस ऑफ रोम जो उससे कंपेयर कर दिया। ये इतनी एलैबोरेट और ग्लोरियस एज थी। क्वीन एलिजाबेथ का जो लिटरेचर के प्रति प्यार था, वो प्रेम था, जो एक रुझान था, झुकाव था उस तरफ से, वो यहाँ से भी ऑब्वियस है कि वहाँ पे एक बार जो मेयर थे लंदन के, उन्होंने सारे थिएटर्स को शट डाउन करने की कोशिश की क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस टेंशन क्रिएट हो गई थी। क्योंकि जो कैथोलिक्स थे वो इस बात के फेवर में नहीं थे कि ये जो थिएटर और इस तरह की आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं ये ऐसी जो हैं परफॉर्म की जाएं। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने ऐसा होने नहीं दिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो ड्रामा की पॉपुलैरिटी है वो क्वीन की वजह से थी, क्योंकि क्वीन खुद ड्रामा कंपनीज़ को इनवाइट करती थी अपने पैलेसेस पे और वहाँ पे प्ले को परफॉर्म करने के लिए बोलती थी। और वो उस ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर की जो 12th नाइट और जो कुछ अन्य प्लेज हैं, जैसे थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी है, वो उन सब में वो एज अ स्पेक्टेटर शामिल हुई। तो इससे जो ड्रामा की है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई। और एक लिटरेरी ट्रेंड में था वहाँ पे, क्या थी वो लिटरेरी ट्रेंड में काउंट करेंगे, एलिजाबेथन लिरिक कहा जाता है इसको। ये एक शॉर्ट टाइप की पोइम होती है और इसमें पर्सनल और रोमांटिक टॉपिक्स होते हैं और पोइट्री जो है उसको म्यूज़िक की पे बजाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट के दोनों के साथ गाया जाता है। और इसकी जो खासियत रहती है वो रहती है स्वीटनेस, फ्लुएंसी, मेलोडी
वो इसकी जो है वो मिठास जो है वो इस जॉनर की ये पहचान थी। और ये जो पेट्रैकन था, इटालियन पोइट थे, उनकी पोइट्री से इंस्पायर्ड थी लिरिक पोइट्री। फिर हमारे पास आ जाती है सोनेट। सोनेट भी ट्रेंड में थी। सोनेट 14 लाइन की एक पोइम होती है और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। और इसमें इंट्रिकेट राइम स्कीम भी होती है। इसकी अलग अलग टाइप्स हैं। एक टाइप तो इटालियन होगी जो पेट्रैकन, ये बेसिक है और इसको इंग्लैंड में लेके आए सर थॉमस वाइट। और इसमें एक ऑक्टेव होता है और उसके बाद एक सेट आता है, मतलब पहले 8 लाइन का एक पैरा आता है और फिर आता है 6 लाइन का। और इसकी जो राइम स्कीम है ए बी डी ई या फिर ए बी ए सी डी सी रहती है। और सेकंड जो है वो शेक्सपियरियन सोनेट आई। ये इसमें 3 क्वार्टाइन्स होते हैं और एक राइमिंग कपलेट होता है एंड में। और जो राइम स्कीम इसकी ए बी सी डी ई एफ जी रहती है। एक उनकी काफ़ी मशहूर सोनेट है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। इसमें ये शेक्सपियर सोनेट की एक मिसाल है। और फिर आता है स्पेंसरियन स्टैंजा। ये एडमंड स्पेंसर ने खुद इंट्रोड्यूस किया था द फेरी क्वीन में। और ये ओरिजिनली जो था ये फ्रेंच बैलेड इटालियन ओटावा रीमा से लिया गया था और चौसर ने भी इसको यूज़ किया था। ऐसे कहा जाता है कि जो मॉन्क्स टेल थी उसमें इस तरह का स्टैंजा ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे, लेकिन जब इसको अपने अंदाज में पेश किया स्पेंसर ने तो इसको स्पेंसरियन स्टैंजा का नाम दिया गया। और इसके बाद ये जब लेटर रोमांटिक पोइट्स हैं, लॉर्ड बायरन हैं, उन्होंने यूज़ की थी चाइल्ड हेरोड्स पिलग्रिमेज में, कीट ने यूज़ की थी ईव ऑफ सेंट एग्निस और शैले ने एडनोइज में यूज़ की थी। ब्लैंक वर्स पॉपुलर हुई काफ़ी इस इरा में। ब्लैंक वर्स एक अनराइम्ड आयमिक पेंटामीटर होता है और ड्रामेटिक और नरेटिव वर्स फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। और ये काफ़ी इस्तेमाल किया इसको एलिजाबेथन मेजर राइटर्स ने और माइनर राइटर्स ने भी, स्पेशली विलियम शेक्सपियर ने इसको काफ़ी यूज़ किया और पॉपुलराइज किया। रेवेंज प्ले का ट्रेंड था। रेवेंज प्ले आया बेसिकली स्पेनिश ट्रेजेडी, स्पेन से आया और इसको इंट्रोड्यूस किया कहाँ, लंदन में, इंग्लैंड में किया थॉमस किड ने। लेटर ऑन विलियम शेक्सपियर ने इसको इम्प्रोवाइज़ करके यूज़ किया और बेन जॉनसन और क्रिस्टोफर मार्लो ने इस फॉर्म को यूज़ किया। लेकिन विलियम शेक्सपियर का एक अपना वर्जन था, उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस किए हुए थे। और जो प्ले विद इन प्ले की जो डिवाइस है ये भी स्पेनिश ड्रामा में थी और इसने भी ब्रिटिश ड्रामा को इन्फ्लुएंस किया। विलियम शेक्सपियर ने, थॉमस किड ने इसको काफ़ी यूज़ किया। विलियम शेक्सपियर ने आपने हैमलेट जो इतना पॉपुलर प्ले है आपने देखा होगा, उसमें यूज़ किया प्ले विद इन प्ले की जो डिवाइस है। थॉमस किड ने जो स्पेनिश ट्रेजेडी में इसको यूज़ किया है। और ये जो इम्प्रोवाइजेशन शेक्सपियर ने की, ये लिबर्टी थी, इंटेलेक्चुअल लिबर्टी थी जो उस एज में उनको मिली, इसलिए वो कर सके, नहीं तो उनको ट्रेडिशनल थॉट्स के साथ रहना पड़ना था। तो ये भी ग्रोथ का एक कारण रहा इसमें। और इसमें हिस्टोरिकल प्लेस का काफ़ी रोल है। हिस्टोरिकल प्लेस कौन से थे, ख़ासकर जो शेक्सपियर ने लिखे थे, उन्होंने अकेले 10 जो प्लेस हैं उनके 39 में से 10 प्ले जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस थे। मार्लो ने टैम्बरलैंड लिखा, वो भी हिस्टोरिकल प्ले था। रियलिज्म इस एज में काफ़ी फ्लोरिश किया। हालांकि रियलिज्म हर एज में होता है, लेकिन इसमें भी रियलिज्म का काफ़ी जो है पॉपुलैरिटी मिली। शेक्सपियर के हर प्ले में रियलिस्टिक बातें होती थी। उनके जो उस टाइम के वर्ड्स हैं आज भी जो हैं वो उस तरह की जो कोटेशंस हैं, वो जो उनकी सॉलिक्यूज़ हैं आज भी रेलेवेंट हैं। थॉमस डेकर ने भी काफ़ी इस पर ध्यान दिया और थॉमस डेकर का एक प्ले था द शू मेकर्स हॉलीडे, वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है और उसमें जो है रियलिज्म का काफ़ी यूज़ हुआ है और इस जॉनर में ये बेस्ट एग्जांपल है। फिर हम बात करेंगे उस टाइम की जो पहली इंग्लिश ट्रेजेडी थी वो थी थॉमस और नॉर्टन सैकविले की गार्बुडेक। और एज वेल उस टाइम की जो फर्स्ट जो कॉमेडी थी वो रॉल्फ रूस्टर डोस्टर, वो निकोलस उडाल ने लिखी थी। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का टॉपिक। हम अपने अगले टॉपिक में बात करेंगे जो बचे हुए इसमें लिटरेरी वर्क्स हैं, वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, यूनिवर्सिटी विट्स जितने हैं उनके बारे में बात करेंगे अपने एक अलग वीडियो में। साथ ही साथ हम बात करेंगे बेन जॉनसन की, बेकन की, इन सब की बात करेंगे अपने एक अलग वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड,
प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल द क्लासरूम्स। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द क्लासरूम्स।